तो गुड इवनिंग। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा हम पढ़ रहे थे। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो आप सबको पता है, जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो सब कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ठीक है, इधर उधर सब मूव कर रहे होते हैं। और अगर आपने उसे कंटेनर में रखा हुआ है तो कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे होंगे, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तो उनके बीच कोलिजन भी हो रहा होता है। फाइन। इस कोलिजन की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है या स्पीड भी आप कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी, उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं। और आप दूसरे टर्म्स में ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, भाई मेरे पास कुछ एनर्जी थी, मैं टकराया, आपके साथ टकराया, आपको कुछ एनर्जी इंपार्ट कर दी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपस में। फाइन। तो आज हमें केवल इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि जो हमारे पास बल्क में गैसियस मटेरियल है। हाँ, अब एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास गैस के हैं, उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और एक हम केस ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास V1, V2 इस तरह से Vn मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड हमने डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम कर ली है। ठीक है, हाँ, टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं। अब बेटा जब n मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं तो आप मुझे बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी, अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी आई कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी 1, तो मैं इसको कहूंगा हाफ। m जो है वो मॉलिक्यूल का मास है, जो भी गैस है हमारे पास। ठीक है, हाँ, एक मॉलिक्यूल का मास है, मल्टीप्लाइड बाय VI²। ये समझ में आया? I जो है वो आपका 1 to n तक वेरी करेगा, 1 2 3 इस तरह से n तक चला जाएगा। तो ये तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये अलग अलग होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज अगर हम निकालें, सबकी अलग अलग आ रही तो हमने एवरेज निकाल ली, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ mv1² प्लस हाफ mv2², ये दूसरे मॉलिक्यूल की होगी। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड कर दूं, हाफ mvn², n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई, और इसको मैं डिवाइड कर दूं n से, तो इसी को मैं क्या कहूंगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, मैंने हाफ m कॉमन ले लिया और इसे मैंने लिखा v1² प्लस v2² अप टू vn² बाई n, और ये मेरी हो गई काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो n मॉलिक्यूल्स मेरे पास थे, जब मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली सारे मॉलिक्यूल्स की, तो वो आ गई हाफ m। ध्यान रखिएगा, m इज मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हाँ, ये मोलर मास वगैरह नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है, तो बड़े ध्यान से ये m क्या है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक टर्म आता है बेटा, लिखिएगा RMS स्पीड। RMS, हाँ, RMS स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की हम बात करेंगे। इसको आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख लीजिए, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। RMS का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। जरा समझते हैं ये क्या हुआ। स्पीड के टर्म्स में आपको दिखा रहा हूं। तो पहले आपको इसको शुरू यहां से करना होता है, आपको सारी स्पीड का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो v1², v2², v3², इस तरह से vn², ये स्क्वायर हो गया। अब इसका एवरेज लेना, मीन मतलब एवरेज, तो इन सब को ऐड करके हमने n से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया? मीन ऑफ स्क्वायर, और इसका हमने अंडर रूट ले लिया, ये आपका हो गया RMS स्पीड। बात समझ में आई? रूट ऑफ
मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लिया, उन स्क्वायर का एवरेज किया और उस एवरेज का अंडर रूट ले लिया। अब आप कहेंगे सर इतना टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत क्या है? ये देखो, ये टर्म बेटा यहां रिलेट हो जाएगा। अगर मैं कहूं मेरी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी एवरेज है उसको मैं कह रहा हूं हाफ एम, एक वेलोसिटी जिसे मैंने कहा वी आर एम एस, उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ गई मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा? ओके, तो अब हमें लिखना है आर एम एस स्पीड। आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला वो क्या हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ, अगर आपको V1 V2 दिया है, बाकी अभी इसको रिलेट कर दूंगा मैं, V3 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर बाय n। क्लियर? तो एक तो स्पीड हमारी आ गई आरएमएस, ठीक है। दूसरी बेटा कई बार ये तो आपने पहले भी की हुई है, दैट इज एवरेज स्पीड। यही जो ऊपर हमने केस लिया था, इसमें अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड बिल्कुल अलग होती है। और ये क्या होती है जरा देखें, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn बाय n, दैट इज माय एवरेज स्पीड, ठीक है। और एक स्पीड और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लिख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबल। हाँ, इस स्पीड पे पार्टिकल्स के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सपोज 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम के जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड होने की सबसे ज्यादा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगी। हो सकता है 90 लोग उस स्पीड से दौड़ रहे हो सकता है 80 हो, ठीक है। बाकी कोई 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 9 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो, एक 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा हो, कोई हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा हो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई? ऐसी स्पीड जिसमें मॉलिक्यूल्स की स्पीड होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। फाइन, चलिए चाहे तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एवरेज और आरएमएस तो समझ में आई गया। स्पीड परसिस्ट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहना चाहें तो ऐसे कह लीजिए, नहीं तो सीधे सीधे समझने के लिए भाई जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होगी या जो स्पीड होगी उसी को आप कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल। फाइन, अब एक रिलेशनशिप यहीं पे आपको लिखा दूं, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा, ये कई बार पूछा गया था। अभी मैंने आपको फॉर्मूले नहीं लिखाए हैं बट ऐसे ही याद रखना, वी आर एम एस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वी एवरेज होती है और उसके बाद वी मोस्ट प्रोबेबल होती है। तो वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा और बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अभी इनके फॉर्मूले में बता रहा हूं कि टेम्परेचर के साथ इनका क्या रिलेशन होता है, इसकी बात अभी करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको फॉर्मूले बताते हैं। अब बेटा फॉर्मूले लिखिएगा, वी आर एम एस ये आपका होता है अंडर रूट 3RT/m। फिर लिखिए वी एवरेज, ये आपका होता है अंडर रूट 8RT/πm। और फिर आपके पास मोस्ट प्रोबेबल, ये आपका होता है 2RT/m, ठीक है जी। हाँ, यहां पे R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T इज टेम्परेचर। आपको अब ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हम टेम्परेचर केल्विन में ही लेंगे और किसी में नहीं लेंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। आपको
आंख बंद करके केल्विन में लेना, कहीं स्पेशली मेंशन किया हो तो बात अलग है, डेल्टा टी वगैरह में आप सेल्सियस में ले सकते हैं, बट आपको केल्विन में ही लेना है टेम्परेचर, ये ध्यान रखिए। और m जो है वो आपका है मोलर मास ऑफ गैस। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां जो सबसे ज्यादा गलती होती है, अगर आप R को ले रहे हो SI यूनिट में, तो M को आपको कन्वर्ट करना होगा kg में, SI यूनिट में ही M लेना पड़ेगा। और यही गलती होती है, सब लोग जल्दी से क्या करते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, और 1000 का फैक्टर जो है वो आपके आंसर में गड़बड़ी कर देता है, और वो जो ऑप्शंस होते हैं उनमें दिया जरूर होता है। ठीक है, तो ये वो गलती है जो बहुत ज्यादा होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज, आप चाहें तो RSI यूनिट में याद है ना कितना था, 8.314, यस 8.314। आप चाहें तो 25/3 भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, R की यूनिट जूल पर मोल केल्विन, वेरी गुड, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, आप पास्कल मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं उसकी जगह, बट ये जनरली लिखी जाती है। अब अगर आप देखें तो यहां पे आप रेशियो VRMS इज टू V एवरेज इज टू V मोस्ट प्रोबेबल, ये जो रेशियो है आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं बेटा। हाँ, रूट के फॉर्म टर्म में लिख दीजिए, √3 इज टू √8/5 इज टू √2। क्या ये आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसी को सॉल्व करके एनसीईआरटी ने आपको एक फिगर दे दी है, वो फिगर भी मैं लिख देता हूं, बट उसकी जरूरत नहीं, आप इसको इसी तरह से याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है। बट क्योंकि आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में वो मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो वो लिख लीजिएगा, 1.224 इज टू 1.128 इज टू 1। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिए, फॉर्मूले याद रखिए, तीनों अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूलों पे आपको आराम से जनरली क्वेश्चन मिल जाता है। और ये ऐसा चैप्टर है छोटा सा भी, और केमिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन मिलता ही है, तो दो दो जगह ये आपका क्वेश्चन कवर कर रहा होता है, और आसान क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला और लिखिए और फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं। लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। हाँ, पहले मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, 3/2 RT। ठीक है, अब ये कैसे आया ये भी आपको बता देता हूँ बेटा। ये आया आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल। जब मैं कहूंगा इसका मतलब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, Na मल्टीप्लाइड बाय एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m इंटू VRMS²। ये समझ में आया। अब यहां पर आप Na इंटू हाफ इंटू m VRMS की वैल्यू डाल दीजिए। अभी अभी हमने ऊपर लिखा था 3RT/m, यही लिखा था। अच्छा जी, अब एक यहां टर्म देखिए, ये m है, ये Na है। मास ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये क्या होता है, मोलर मास होता है। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। चाहे तो लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे ये एकदम से समझ में नहीं आता कि ये हमने कहां से लिख दिया। तो m इंटू Na इज इक्वल टू कैपिटल M। फाइन, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपका आंसर आ गया, देखिए क्या आया। अब ये याद रखिएगा,
अगर आपको कोई आइडियल गैस दी जाए और आइडियल गैस में आपसे कह दिया जाए कि टेम्परेचर T है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा? 3/2 RT। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स एट टेम्परेचर T, ये आपका हो जाएगा 3/2 nRT। ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको किसी गैस का टेम्परेचर पता है और ये पता है कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो आप उसकी एनर्जी बता सकते हैं। वो एनर्जी क्या होगी? 3/2 nRT। ये टोटल गैस की एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। ये ध्यान रखिएगा, किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप उसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो कह सकते हैं, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात हमने शुरुआत में भी कही थी कि एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज नहीं होती, बल्क में प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप टेम्परेचर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो टकराएगा, फिर वो प्रेशर क्रिएट करे, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। बट हाँ, कई बार पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसको भी लिखा रहा हूं, लिख लीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है। गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो अब क्या हो जाएगी भाई? 3/2 RT, ये कितने की थी? 1 मोल की, डिवाइडेड बाय NE। तो यहां पर एक टर्म आता है बेटा, R/Na, इसको आप कहते हैं K, और ये K आपका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, K जो है वो R/एवोगैड्रो नंबर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसे कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT होती है। 3/2 kT। कुछ बुक्स K को KB भी लिख देती हैं, क्योंकि K में ना कांस्टेंट पे कंफ्यूजन रहता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए KB, बट खाली K लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्लियर है? ओके। अब जो ऊपर हमने तीनों फॉर्मूले लिखे ना, वो के टर्म्स में भी लिखे जाते हैं। जरा देखिएगा कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा VRMS, मैं चाहूंगा आप ऊपर वाले फॉर्मूले याद रखें, लेकिन ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हो सकता है इस वे में मिले, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो VRMS जो है वो आपका हो जाता है बेटा √3 kT/m। यहां पर m जो है, ये ध्यान रखना, दिस इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है? हाँ, एक मॉलिक्यूल का मास है, मोलर मास नहीं है। तो ये कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए RT/m रखना ज्यादा अच्छा रहता है। यहां पर आपका आ जाएगा 8/5 kT/m। ये इसलिए लिखा दिया आपको, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को इस वे में कैलकुलेट करें, टाइम बहुत खाएगा। हाँ, बट ऑप्शन में आ सकता है ना कई बार। यस, तो के टर्म्स में दे दिया, अब आपको पता ही नहीं सर के वाला पता नहीं कहां से आ गया, तो उसमें ध्यान रखिएगा के साथ हमेशा मॉलिक्यूल का मास यूज होता है, जबकि आर के साथ मोलर मास यूज होता है कुछ नहीं, दोनों को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। दिखा देता हूं देखो, KT/m मान लीजिए आपने लिखा, इसको आप मल्टीप्लाई करो Na और Na से। ठीक है, K इंटू Na क्या आ जाता है? R, और M इंटू Na क्या आ जाएगा? मोलर मास। तो ये है वो कहानी। तो चाहे आप RT/M लिख लीजिए या KT/m लिख लीजिए, बात एक ही है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कैपिटल M और स्मॉल m क्या टर्म्स हैं। हाँ, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है।
अब क्या होता है कि जब आप किसी गैस को कोई टेम्परेचर देते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब अगर सारे मॉलिक्यूल्स को आप प्लॉट करना चाहें, स्पीड के साथ ग्राफ बनाना चाहें उसके बीच, ठीक है, और ग्राफ हम बना रहे हैं, ओके, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखा देते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये ग्राफ बेटा हम बना रहे हैं बिटवीन स्पीड, यहाँ पे v लिख रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मीटर पर सेकेंड में ले लिया हमने, चलिए इधर, और यहां पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कई बार बुक में आपको ये प्रोबेबिलिटी भी लिखा हुआ मिलेगा, या कुछ बुक्स इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिखती है। बात एक ही है, सब में बात एक ही, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दीजिए या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे होगा लेकिन शेप बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। तो अभी जो आपको समझना है, एक्चुअल में मैक्सवेल के साथ एक और साइंटिस्ट थे, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन थे। तो ये लोग बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप वेरी कराएं और दूसरी चीज उस पर डिपेंडेंट है तो उसके बीच ग्राफ कैसा आएगा। बट उसी चीज को इन्होंने केमिस्ट्री में अप्लाई किया और इन्होंने कहा कि भाई अगर आप स्पीड और फ्रैक्शन की बात करें तो ग्राफ आपका कुछ प्रोबेबिलिटी की वजह से कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्राफ कहता है कि अगर आपकी स्पीड बहुत कम है, स्पीड बहुत कम मतलब आप इस रेंज में, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास बहुत कम मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से ये जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, ठीक है। तो लेट्स से किसी टेम्परेचर T पर आपको ये ग्राफ मिल रहा है। अब इस ग्राफ में समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से हैं इस स्पीड वाले, ओके, मैं इसको डिफरेंट कलर यूज करूं, जरा कुछ ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, ये लीजिए, ये समझ में आया। ये वेलोसिटी जो है, ओके, ये वेलोसिटी ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दिखाई है, इस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हैं। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका नाम क्या होगा? ये हो गई आपकी मोस्ट प्रोबेबल। कुछ बात समझ में आई? अच्छा जी, अब देखिए, आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ उसे समझ लीजिए कि कहां पे आएगा। तो इससे थोड़ी आगे आपको जो वेलोसिटी मिलती है वो आपकी होती है वी एवरेज, अगर आपको याद हो, वी एवरेज, ठीक है। सबसे पहले कौन मिलेगी? सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल, फिर जाके वी एवरेज, और उससे आप और आगे जाएंगे, चलिए एक और कलर चेंज कर लें, ब्लू कलर, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर हमें मिलेगी वी आर एम एस। ब्लू कलर वाली है वी आर एम एस। तो इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई वी आर एम एस, तीन ग्राफ आपको दे दिया गया, कौन सी वाली वी आर एम एस है, या ग्राफ में वैल्यूज दी हुई हैं, आपसे पूछ लेंगे कितनी वी आर एम एस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल आपका जो एनसीईआरटी का ग्राफ है उस टाइप का एक ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा, अगेन द सेम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक टेम्परेचर हमने पहले रेड कलर से एक ग्राफ दिखाया T1, उसमें आपको पीक दिख रहा है, और इस पीक पे अगर आप इस पोजीशन को देखें जो मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाई है, राइट, ये पोजीशन आपकी हो गई वी मोस्ट प्रोबेबल की। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को रेज कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर रेज करेंगे तो आपको पता है कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी, बाकी सारी स्पीड भी बढ़ जाएंगी, बिकॉज स्पीड, कोई भी स्पीड ले लें, अभी मैं तीनों की बात कर रहा हूं, प्रोपोर्शनल टू रूट टी आया था, कांस्टेंट अलग अलग थे, बाकी सब प्रोपोर्शनल टू रूट टी था, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी सारी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेंगी, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। अब इस ग्राफ को ध्यान रखना है आपको कि ये ग्राफ जो बनेगा इसमें देखिए ये मोस्ट प्रोबेबल हायर टेम्परेचर पे शिफ्ट हो गई है,
ये वेरी मोस्ट प्रोबेबल है T2 टेम्परेचर पे। ग्रीन वाला T2 है और T2 इज ग्रेटर देन T1 आपको दिया हुआ है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली अगर मैं एवरेज को बनाऊंगा, चलिए ब्लू कलर से एवरेज को बना देते हैं। तो एवरेज मेरे पास T1 टेम्परेचर पे, यस पहले T1 टेम्परेचर पे देखते हैं, यहां कहीं पे आएगी, आगे आएगी, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। T2 पे इधर कहीं पे आ जाएगी। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ मैंने आपको, बट ग्राफ में आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। एक और देख लेते हैं, चलिए ऑरेंज कलर से, कौन सी बज गई? आरएमएस। ये हमारी आरएमएस आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास आरएमएस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे या एवरेज स्पीड से, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, ये ग्राफ देख के ही आपको पता चल रहा है कि जो एवरेज स्पीड से मॉलिक्यूल्स चलेंगे वो ज्यादा होंगे, उनका परसेंटेज या उनका फ्रैक्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आरएमएस। और सबसे ज्यादा किसका होगा? मोस्ट प्रोबेबल का, उसका नाम ही है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो सेकंड वाली एवरेज और थर्ड वाली वीआरएमएस। अब जब टेम्परेचर रेज होता है बेटा, टेम्परेचर रेज होता है तो पीक डाउन होता है, ध्यान रखना है इसका, पीक डाउन। और जो आपका बेस है वो स्प्रेड करता है। पहाड़ समझ में आ रहा है? पहाड़ दिख रहा है आपको? इस पहाड़ का अगर आप बेस देखेंगे, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं बेटा, हाँ जी, ये देखिए, ये पहाड़, इसका बेस ये है, इसका बेस बढ़ गया और इसका जो पीक या हाइट जो थी वो रिड्यूस करती है, ध्यान रखना है इसको। तो कई बार क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं T1 T2, ये ऑप्शन नहीं लिखा होगा, पूछ लेंगे इसके बारे में कि T1 हायर है या T2 हायर। आप स्पीड के फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं कॉमन सेंस यूज करके, या आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम टेम्परेचर को रेस करेंगे तो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उसकी रेंज बढ़ जाएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अगेन बेटा सेम ग्राफ है, और यहां पर मैं अगर लिखूं आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। अब मैं एक ग्राफ इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो ग्राफ है से ये M1 के लिए है, हाँ जी M1, ठीक है। और कोई गैस है जिसका मोलर मास दिया हुआ आपको, और एक मैंने और आपको दे दिया दूसरा ग्राफ, वो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, लाइक दिस। ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूस ग्राफ है। और ये ग्राफ मैंने आपसे कहा ये M2 के लिए, ऑब्वियसली नीचे को आ रहा होगा, चलिए, हाँ मेरा पेन एक्चुअली, चलिए 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 ये लीजिए, ये यहाँ पे ऐसे आ गया होगा, ऐसे जाएगा, हाँ ठीक है। ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये M2 के लिए, क्लियर? आपको बताना है M1 बड़ा है या M2 बड़ा है, और रीजन भी बताना मुझे कि कैसे आपने पता लगाया। फॉर्मूले आपके पास है, फॉर्मूले आपके पास है, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है। पहले तो हमने टेम्परेचर में चेंज किया था, आपकी हमने सेम टेम्परेचर रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आप कहेंगे हमने क्या किया, मोस्ट प्रोबेबल देखी, ये रही मोस्ट प्रोबेबल, है ना, और दूसरे वाले की मोस्ट प्रोबेबल ये है, वीपी लिखा हुआ यहाँ पे, एमपी कर दीजिएगा उसे, ठीक है। आप चाहें तो वीआरएमएस भी देख सकते हैं, वो भी आगे ही आएगी। अच्छा जी, अब वी मोस्ट प्रोबेबल आपकी क्या हुई, इंक्रीज कर गई, और आपको पता है वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला था √2RT/m, मोलर मास नीचे था, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। m जो है ये M1 और M2 बेटा मोलर मास ऑफ गैस है, दो डिफरेंट गैसेस ली हमने, मोलर मास ऑफ टू गैसेस, है ना। हाँ, जैसे वो क्वेश्चन में क्या कहेगा आपसे, CO2 ले लेगा और उसके साथ ऑक्सीजन ले लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है ना। हाँ, तो दो गैसेस ले ली, टेम्परेचर सेम रखा, टेम्परेचर सेम रखा,
पूछेगा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप कहेंगे v मोस्ट प्रोबेबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, यानी जिसका m ज्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल कम। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 बिकॉज 1 वाले की वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल ले लीजिए या आरएमएस, किसी एक से कंपेयर कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल आराम से समझ में आती है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल दिखाई। ये देखिए, ये मोस्ट प्रोबेबल आप क्लियरली देख सकते हैं। आरएमएस के बारे में आपको नहीं पता यार कहां पे आ रही होगी, वैसे तो पता है जहां पे पीक की ढाल शुरू होगी ना, ये देखिए यहां कहीं पे आएगी, बट मोस्ट प्रोबेबल से ही आप लॉजिक दीजिए, वो लगता भी रीजनेबल है और लॉजिकल। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ देख के, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, वैल्यूज दी नहीं हुई है, तो आप ग्राफ देख के बताएंगे कि भाई मेरे मोस्ट प्रोबेबल देखा, और मोस्ट प्रोबेबल के बेसिस पे मैंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबल में जिसका मास जितना कम उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड उतनी ज्यादा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको बना लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 5 पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, उनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। आपको वी एवरेज और वी आरएमएस कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब वी एवरेज के लिए आप एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, आप सबको पता है, बिल्कुल सही बात आपकी। आप कहेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए और क्वेश्चन देख के, वैसे तो वर्बली हो जाएगा, 10 और 30 40 बाई 2, 25 15 40 बाई 2 और बीच में 20, तो आपका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। आगे सबका बहुत बढ़िया। हाँ, ये थोड़ा सा समझिए, ये नई चीज है, वी आर एम एस कैसे निकलेगा, वी आर एम एस कैसे निकलेगा। तो इसमें आप अंडर रूट लीजिए, क्योंकि रूट लेना है। अब आप सारी वेलोसिटी जो दी गई है उनको स्क्वायर करके उनका एवरेज लेना है। तो देखिए 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर नहीं है 5। हाँ, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, एवरेज लेना है ना, स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो आपके पास जो क्वांटिटी हो गई, वो डेटा हैंडलिंग करते थे ना आप लोग मैथ्स में, उसी टाइप की चीज है बेटा। अब आपसे कहा गया कि पहले आप सारे डेटा को स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद उसका एवरेज ले लीजिए, तो वो क्या हो गया, हाँ मीन ऑफ स्क्वायर, और फिर उसके बाद रूट ले लीजिए, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर RMS। चलिए, तो ये आपका 100 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 625 प्लस 900। ओके, क्या 2250 आ रहा है? ओके, तो ये आपका अंडर रूट 450 आ जाना चाहिए अगर 2250 आ रहा है तो। दिस मच मीटर पर सेकेंड, और 450 में करेंगे तो 2225, 15 का स्क्वायर, 15 रूट 2, 15 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी VRMS आ गई बेटा। एक बार अपने एंड पे चेक कर लीजिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि 100 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, 10 मॉलिक्यूल्स की स्पीड 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 25 मॉलिक्यूल्स की 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 60 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड से, और 5 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया कि भाई एवरेज, VRMS और मोस्ट प्रोबेबल। तो एवरेज की जब हम बात करेंगे, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज, तो हमें पता है एवरेज क्या होता है। ओके, देख लेते हैं भाई, एवरेज देख लेते हैं। तो एवरेज आपका आएगा 10 × 3 × 10⁴ प्लस 25 × 4 × 10⁴ प्लस 60 × 2 × 10⁴
प्लस 5 इंटू 5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 100। क्या ये आया? अरे v1 प्लस v2 प्लस v3, तो 100 पार्टिकल की स्पीड अब अलग अलग थोड़ी करेंगे, हमने 10 इंटू जितने पार्टिकल उस स्पीड से चल रहे थे 10 बार अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, 10 इंटू 3 लिख दो। ओके चलो, तो ये मेरी आ गई v एवरेज, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 10⁴ कॉमन ले लिया, 10⁴ नीचे है, ये मेरे पास आ गया 30 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 25। क्या ये आया? चेक कर लेना, कोई मिस तो नहीं किया मैंने कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो ये कितना आ रहा है? 250 275 आ रहा है क्या? ओके, तो 275 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड ये आ रहा है। यस, ये वी एवरेज आ गई आपकी। या इसको आप, हाँ आपको 10⁴ में दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2.75 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वी एवरेज आ गई। क्लियर? बेटा आपको पता है VRMS जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास फर्स्ट जो पार्टिकल था हमारा, ठीक है, उसकी स्पीड क्या दी हुई थी? 4 इंटू 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये दी हुई थी, चेक कर लो, 3 इंटू 10⁴, और ऐसे 10 पार्टिकल्स दिए हुए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने लिखा यहाँ पे 10 पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर इंटू 10⁸ आना था, उसको मैंने यहाँ कॉमन ले लिया क्योंकि वो सब पे आएगा, प्लस नेक्स्ट जो मैंने लिखा वो मेरे पास थे 25 पार्टिकल्स, इनकी स्पीड थी 4 स्क्वायर, यहां लिखा 10⁸ मैं कॉमन ले चुका हूं, प्लस मैंने लिखा 60 पार्टिकल्स थे, 2 स्क्वायर लिखा, और प्लस मैंने लास्ट में कितने थे, 5 पार्टिकल्स थे, 5 स्क्वायर लिखा, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, और यहां पे मैंने ले लिया इसका अंडर रूट। फाइन, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 900 प्लस 400 प्लस 240 प्लस 125 इंटू 10⁶, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1665 इंटू 10⁶, अंडर रूट में ये लिया, और मीटर पर सेकेंड ये आपका आ जाएगा। इसको क्लियरली आपको देख रहा है, 6.65 इंटू 10⁸ कीजिए, और ये आपका आ जाएगा 4.08 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। 16.65 है तो 4.1 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा मोस्ट प्रोबेबल, तो वी मोस्ट प्रोबेबल जो है आपके पास वो क्या होगी? ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड या वो स्पीड जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास है, तो 60 पार्टिकल आउट ऑफ 100, 60 पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो है 2 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और इसे आप कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब क्लियर? क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। अब बेटा आपको अगर याद हो तो हमने आपसे कहा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT। तो आपको कितने दिए? n मोल दिए हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, तो ये आपकी हो जाएगी 3/2 nRT। और जब मैंने आपको ये लिखाया था फॉर्मूला तो मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज केवल टेम्परेचर चाहिए होता है आपको, आर की वैल्यू तो फिक्स है और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो 3/2 इंटू एन की वैल्यू कितनी डाल दें? हाफ। अभी आर के टर्म्स में लिख देते हैं,
और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 300, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में आएगी, तो दिस मच जूल, बट ये ध्यान रखिएगा आर को आपको एसआई यूनिट में लिखना है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये आपका कितना आ गया बेटा, 4 से ये 75, 75 इंटू 3, 225 आर आ गया, 225 आर जूल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, बट आर की वैल्यू आपको पता है 225 इंटू आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी एसआई यूनिट में 25/3। बिल्कुल, आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 3 से ये आपका जाएगा 75, 75 इंटू 25, 75 इंटू 25, 1875 आएगा, 1875 जूल। चेक कीजिए जरा। हाँ, आपने 8.314 लेके कैलकुलेट किया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया 25/3, ठीक है। 1875 के आसपास आना चाहिए, बस इतना है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया बेटा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सिंपल सा ही रखेंगे, इसको रिवर्स करके पूछें जरा, ठीक है, इसको रिवर्स करके पूछते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 mole of helium gas be equal to 1875 जूल, ठीक है। आर की वैल्यू आप यहां पे 25/3 लेंगे एसआई यूनिट, क्लियर। हाँ, अब आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1 मोल की, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी लिख सकता था मैं, ठीक है, और आपको टेम्परेचर बताना है। तो फिर से कॉन्सेप्ट वही रहा, आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा 1875, ये आपको गिवन है, यहां लिखा आपने 3/2, n आपको दिया हुआ है 1 मोल, r आपको दिया हुआ है 25/3, और यहां पे आपका आ गया t। यस, चेक कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओके, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 7, और ये 75 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से आपके T की वैल्यू आ गई 150 केल्विन। कुछ बात समझ में आई? 150 केल्विन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए मैंने यहीं पे ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसमें स्लाइड चेंज करके, क्योंकि मुझे पता था मैं हीलियम गैस लूं ऑक्सीजन गैस लूं, जब तक वो आइडियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो मैंने सिर्फ उसके मोल्स को डबल किया, nRT 3/2 nRT था, तो मुझे पता था कि मेरा आंसर क्या आना है, बट आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको इस वे में सामने सामने आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है। ओके, अब एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली आपको मिलता है, और कंपटीशन में आप देखेंगे इस तरह के, या स्कूल में भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। तो इसमें वो कहते हैं कि सपोज आपको दे दिया VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट से 400 केल्विन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय VRMS कोई और गैस ले लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन ले ली, और इसका टेम्परेचर जो है वो 600 केल्विन कर देते हैं, ठीक है। ये आपको रेशियो बताना है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। अब कोई भी गैस आपको दी जा सकती है, ठीक, तो ये वो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपसे वी मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो पूछा जा सकता है, वी एवरेज का पूछा जा सकता है, खाली वी एवरेज भी पूछी जा सकती है, ठीक। तो अब आपने कहा सर हमें पता है कि VRMS जो है दैट इज अंडर रूट 3RT/m,
ओके, तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, VO2 बाय VN2 इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 3 और R कांस्टेंट है, तो मैं यहां से V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T बाय M लिख दूं। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं TO2 MO2 मल्टीप्लाइड बाय MN2 बाय TN2 लिख सकता हूं। ओके, अब आपको मोलर मास भी पता है दोनों गैसेस का और टेम्परेचर भी पता है, तो टेम्परेचर लिख दें। ऑक्सीजन का कितना दिया है? 400। ओके, मोलर मास ऑक्सीजन। अब बेटा देखिए यहाँ पे, वैसे तो आप इसको 32 लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट मेरा आपको सजेशन है कि आप इसकी हमेशा प्रैक्टिस कीजिए ये लिखने की, केजी में लिखना सीखिए, नहीं तो ये आगे परेशान करता है। 2-4 आपके क्वेश्चन सही होंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी 28 और 32 लिखने की, बट हमें पता है वो केजी में लिखना है। कहीं अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी हुई, कंपैरिजन में तो कैंसिल हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एक ही की वैल्यू निकालनी है तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 28 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे लिख देते हैं 600। अब अगर आप देखें ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया। ठीक है, बस ये रेशियो आप निकाल लीजिए, 400 ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये आपका 14, 4 से कैंसिल कर लें, 7 और 8 आ गया, तो ये आपका 14 बाय 24 आ रहा है, चेक करो। अच्छा फिर कैंसिल हो जाएगा, ओके। 7/12 आ रहा है, 7/12, √7/12, ये रेशियो आपका √7/12 आ रहा है। ओके, सो जो हमसे रेशियो पूछा गया था, RMS स्पीड ऑफ O2 बाय RMS स्पीड ऑफ N2, ये हमारे पास आ गया 7/12 का रूट। एक एग्जांपल और लिखिए, यहां पर आपको बेटा 4 मोल्स ऑफ हीलियम एट 400 केल्विन ये गिवन है, आर प्रेजेंट इन अ वेसल, चलिए इसका वॉल्यूम भी दे देते हैं, इन अ वेसल ऑफ से वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक है, हाँ, कैलकुलेट नंबर 1 VRMS, नंबर 2 V एवरेज, नंबर 3 V मोस्ट प्रोबेबल। 3 तो ये चीजें हो गई, फिर 4th आपने मुझे बताना है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी। 5th आपने मुझे बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑब्वियसली, और 6th है आपका प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, हाँ, टोटल प्रेशर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक, और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो बात यह है कि क्या क्या चाहिए। कई बार होता क्या है कि किसी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी होती हैं और आप उससे ही कंफ्यूज हो रहे होते हो कि यार ये दिया हुआ है तो कुछ यूज हो रहा होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज यूज हो रही हो। जैसे यहां पर अगर आप बात करें, VRMS आपको निकालना है, VRMS, तो आपको पता है VRMS का फॉर्मूला है √3RT/m। क्लियर? तो यार जो टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन, उसको ले लो, और हीलियम गैस लिया हुआ वहां से मास ले लो, कहानी खत्म। वॉल्यूम और मोल्स का अभी तो कुछ नहीं करना, बाद में कहीं चाहिए पड़ेगा तो देखेंगे, बट अभी हमें क्या चाहिए? 3। ओके, आर की वैल्यू मैंने लिखी 25/3, टेम्परेचर मैंने लिखा 400। क्लियर है? और m की वैल्यू जो लिखूंगा वो लिखूंगा 4 इंटू 10⁻⁻3। यही गलती होती है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बेटा, ये गलती अवॉइड कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं बेटा। ठीक है,
ओके अब अगर आप देखें तो ये बड़ी इजीली मेरा कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, क्या बात है। ओके अब ये जो मेरे पास आया कितना आ गया, 25 इंटू 10⁵ ये आ रहा है। ओके तो 25 अगर आ रहा है तो 5 ये आया, और 500√10 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी VRMS है, 500√10 मीटर पर सेकेंड। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा था कि आर को अगर हम 25/3 रखते हैं तो वर्बली कैलकुलेशन हो सकते हैं। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑप्शंस में आपको जरूरी नहीं ऐसे दिया हो, आर की वैल्यू 8.314 से करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट वो अगर आपकी वैल्यूज बहुत क्लोज नहीं हैं, जो कि जनरली नहीं होंगी, आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप 8.314 रखेंगे, फिर आपको बढ़िया कैलकुलेशन टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस तो दोनों है कि भाई हमें कॉन्सेप्ट भी पता हो और हम इजीली कैलकुलेट भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्या है, एवरेज। एवरेज ओके, वी एवरेज की जब आप बात करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे √8RT/πm, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 ओके मैं 22/7 अगर इसे लिखूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25/3, और ये टेम्परेचर मेरे पास आया 400, और नीचे मैंने लिखा 4 इंटू 10⁻³ बाकी कुछ नहीं, 8π/3 से था। आप वो रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा पूरा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ओके, अब अगर आप देखें तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से ये कैंसिल हो गया, 100 कर लेते हैं ओके, और 3 से तो हो नहीं रहा है, 7 ऊपर जाएगा, 7 से 3 आएगा, 3.14 ओके कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम 4/11 बस इतना कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 4 इंटू 25, 100 तो बाहर आ गया, इंटू ये 10⁻³ है, ये ऊपर गया ओके, एक 10 मैंने और बाहर ले लिया, √7 था मेरे पास, तो 7 ये 70 हुआ बाय 33, क्या ये आ रहा है मेरा, तो ये आया बेटा 1000√70/33 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिए एक बार, तो 1000√2 या 2.1 के आसपास कुछ आएगा, 33 2 66, 4 बचेगा तो 4.1, हाँ 4.1 का आप अंडर रूट ले सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए, तो ये वी एवरेज आ गया। अब थर्ड है आपका वी मोस्ट प्रोबेबल, निकाल लेंगे। हाँ आप सीधे सीधे फॉर्मूला 2RT/m ओके, m का ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए क्या आ रहा है, 2RT/m। चलिए मैं आपको आंसर बता दूं इसका क्या आएगा, 2 इंटू 25/3 इंटू 4 इंटू 10⁻³ देखिए कैलकुलेशन जो है वो एवरेज में ज्यादा हैवी होते हैं, और यहाँ पे 400 था, 4 से ये 100 आया आपका, 100 इंटू 25 इंटू 2 ओके, 5 बाहर गया, 5 और 20 बाहर आया, ये आपका जाएगा 1000, ऊपर गया ये 5/3 कुछ आ रहा है, चेक करो जरा, 1000√5/3 ठीक है मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल हो गई। तो ये मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपके पास डेंसिटी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, ये तीन आपका
होमवर्क नेक्स्ट क्लास में आते ही इसको डिस्कस करेंगे और आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं बेटा। ओके देन बाय बाय।